तो बेटा कल आपने पढ़ा था कि टिश्यू सिस्टम 3 प्रकार का होता है। तो पहले आप बता दीजिए, आपको कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? तो आपने पढ़ा कि ये 3 सिस्टम जो होते हैं उसमें पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू या कॉर्टिकल सिस्टम, और तीसरा है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम होते हैं जिसमें अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहला हाँ बेटा चले। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कल मैंने आपको समझाया था कि पौधे में जो उसका एपिडर्मल जोन है वह एपिडर्मल सेल से मिलकर के बना होता है, और जैसे कि एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस परसों के लेक्चर में बताया था। तो ये उसका एपिडर्मल सेल है। तो एपिडर्मल सेल से जो टिश्यू तैयार होगी बेटा उसे कहा जाएगा एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मल टिश्यू। राइट है। चलिए, तो हम आपको पहला इसी पर लेके चल रहे हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, कैसा होता है और कैसे बनता है। चला जाए, बात शुरू किया जाए। तो दीजिए पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत अब एपिडर्मल है, जैसा बार बार मैं इशारा कर रहा हूं, इसका मतलब बाहर वाला। इस टिश्यू के अंतर्गत पौधे का सबसे बाहरी आवरण, पौधे का सबसे बाहरी आवरण। अब आपको कल परसों के लेक्चर में दिखाया गया है कि बाहरी आवरण कौन है? एपिडर्मिस है, उसके अंदर जो स्टोमेटा है वो है, लेंटिशेल है, क्यूटिकुलर शेल है, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे जो बाहर में है। याद है ना, कल हाइट्स भी तो बता रहे थे ना आपको, तो दे दीजिए। इसके अंतर क्या लिख रहे हैं? इसके अंतर्गत एपिडर्मिस, स्टोमेटा, रूट हेयर, रूट हेयर, ट्राइकोम्स इत्यादि आती हैं। जो बेटा पढ़ाया जाए उसे थोड़ा मन लगा के देखेंगे तो आपको रोज का रोज समझ आने लगेगा। तो अब जैसे कल जो पढ़ाया गया आप उसे अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आज वाला क्लियर रहेगा। तो ये आपका रोज का काम कर लेना चाहिए और ऐसा करते रहिए, नहीं तो फिर आपको कठिन होने लगेगा, फिर आपका कोई एक दूसरे से लिंक नहीं रह पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अभी आप लोग में कमी है, अभी आप लोगों में कई लोग का खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो पहला लीजिए, अब हमने आपको बता दिया इसके बारे में, तब पहला उठाइए एपिडर्मिस। आपको कल मैं चित्र यहाँ दिखा रहा था एपिडर्मल सेल के बारे में, तो आपने देखा होगा कि मैंने दिखाया कि ये आयताकार है लेकिन बीच में सोलिन है और उसके ऊपर क्यूटिकल है। कल दिखाया आपको कि फिर से बना दो, तो वही बोल रहा हूँ एपिडर्मिस।
इनका निर्माण एपिडर्मल सेल्स के मिलने से होता है। जिनकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई एक दूसरे से सटी हुई अखंड लेयर बनाती है। अब आपको याद होगा मैंने दिखाया था कि ये सब पैरेन्काइमा है। तो इनकी एपिडर्मल सेल पैरेन्काइमेटस होती है। और जो लोगों को पैरेन्काइमा पढ़ाए थे याद होगा तो उनको याद आ गया होगा कि पैरेन्काइमा की सेल वॉल बड़ी थिन होती है, साइटोप्लाज्मिक कम होता है, वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। याद आ गया ना? वैसी ही ये सेल है। हाँ जी, पैरेन्काइमेटस होती है, इनमें साइटोप्लाज्म कम होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है, वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। वही जो सब पढ़ा है वही लिखना है, जो कि वही सेल है। इसीलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए ऊपर में क्यूटिकल की लेयर होती है। क्यूटिकल की लेयर होती है। देखिए आप पढ़े हैं तो कितना आपको आराम मिल गया, आप लोग खुद बता दिया ऐसा होता है। यही बस यही मेरे मुख्य कहने का। इसीलिए हमेशा गुरु को तो मानिए ही, गुरु की मानिए। गुरु जो आपको कहता है इससे कीजिए, तो वो है। जैसे आज ही मैंने देखिए एक दो लोग को बोला था कि बेटा ऐसे अभी आप लोग रुकोगे तो आपसे बात करनी। तो फिर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कुछ एक नया परसेप्शन आ गया, तो दो लोग को मैंने बोल दिया कि कह दीजिए चले जाए। और जो जिससे कहलवाए वो तो और महान निकले। और अगर वो 2 कदम थे तो ये 4 कदम थे। उन्होंने तो जरूरी ही नहीं समझा कि हम पूछें तो सही किस लिए बुलाया गया है या किस लिए रोका जा रहा था। तो ऐसा ही होता है। इसलिए गुरु को मानिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है गुरु की मानिए। क्योंकि जानते हैं एग्जाम के समय बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, और जो बच्चे थोड़े ठीक होते हैं तो उनको ये होता है कि इनको कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए ताकि वो अच्छा कर पाए। लेकिन समस्या यह है ना कि लेने वाला जब तैयार होगा तभी कोई दे सकेगा। इसीलिए आप लोग अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखिए, गुरु को मानिए, लेकिन गुरु जो कहता है उसको ज्यादा मानिए, तब जाके आपको काम आएगा और वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज हर कोई अपने आप में परिपूर्ण है, अपने से स्व घोषित करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए आपने मानी है बात, तो इसलिए पेरेंट का ईमेल कैसे आपके पास रहा तो आप खटाखट बता दिए ऐसे रहा। यही क्लियर हो गया ना? अब आइए दूसरा। दूसरा आपने इसमें लिखा है एपिडर्मल टिश्यू में ना कि एपिडर्मिस, क्यूटिकल, स्टोमेटा, ट्राइसोम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं दूसरा आपको इसका दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम स्टोमेटा है। स्टोमेटा। अब देखिए स्टोमेटा कैसा होता है, आइए पकड़ते हैं। आप जल्दी से ड्रा कर लेंगे तो थोड़ा समझने में आपको मदद मिलेगी। अब ये देखिए हम उसके ऊपर से ये शेल फॉर्म कर रहे हैं।
आप लोग स्टोमेटा 9-10 दोनों साल पढ़े हैं, 6वें से पढ़ के आ रहे हैं, 6 से ही स्टोमेटा का ज्ञान आपको शुरू हो जाता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में। ये देख लीजिए, यहाँ मैंने बना दी है और आप चित्र देखकर समझ रहे होंगे, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटल पोर है बेटा, स्टोमेटल पोर। और ये सब बेटा एसेसरी सेल है, सहायक कोशिकाएं जो उनके बगल वाली है, एसेसरी सेल्स। क्लियर हो गया? तो अब आप जल्दी से फॉर्म कर लीजिए तो हम बताना शुरू करते हैं। चलिए, अब आप देखिए तो आप पाएंगे कि जो एपिडर्मल टिश्यू है वो पत्तियों में और जितनी हर्बेसियस प्लांट है यानी मोनोकाट वाले, तो उनके तनों में इस प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है। एक स्टोमेटा का अध्ययन करें तो देखिए ये जैसे इंसान की किडनी होती है वैसे, या फिर आपने काजू देखा होगा, काजू, तो देखिए काजू की तरह देख रहे हैं ना, 2 सेल से मिलकर बनती है। एक का भीतरी तल देखिए अवतल और उसका अपोजिट एल देखिए उत्तल, लेंस की तरह उभरा होता है। तो ये दोनों गार्ड सेल कहलाती है। ये देखिए लिखा गया है रक्षक कोशिका यानी गार्ड सेल। और उस गार्ड सेल में ये जो गोलाई गोलाई बनाए हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि हरित लवक जिसमें क्लोरोफिल भरा रहता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके बारे में हम आपको एल्गी पढ़ाते हुए बता चुके हैं कि कुल 7 प्रकार की क्लोरोफिल होती है, कौन क्लोरोफिल कितना % होती है, कौने से कौन रंग होता है, ये पढ़ा चुके हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब वाइवा का विषय भी होगा, कंपटीशन का भी होगा। तो जब सवाल पढ़ा रहे थे तभी आपको सबके बारे में डिटेल दे चुके हैं। ये क्लोरोप्लास्ट इसमें भरा हुआ है। इस नाते ये जो गार्ड सेल है ये गार्ड सेल हरे रंग की होती है। और इसके बगल में देखिए ये सब उसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं। और इन्हीं सहायक कोशिकाओं से जब पानी आता है तो जब वह इसमें देती हैं तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होने से फोटोसिंथेसिस होगा। तो भोजन बनने पर जब भोजन यहाँ बन जाता है तो ये गार्ड सेल भोजन से भर जाने से फूलती हैं और फूलने के कारण बाहर की ओर फैल जाती हैं, अतः अंदर से सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ते ही देखिए इसके बीच में जगह बन जाता है, इसी जगह को स्टोमेटा कहते हैं। और इसके बन जाने से यहीं से पानी भाप बनकर उड़ना शुरू कर देता है। समझ आ गई? और ऐसा कब तक रहेगा? जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा। अर्थात ये सुबह सूर्योदय के समय खुल जाएंगी और सूर्यास्त तक ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि सूर्यास्त तक फोटोसिंथेसिस चलती रहेगी। और जब शाम को फोटोसिंथेसिस की क्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवक और सूर्य का प्रकाश। तो 3 चीज तो इसको मिल रहा है, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद सूर्य का प्रकाश मिलना बंद हो जाएगा। तो मिलना बंद होते ही फोटोसिंथेसिस बंद हो गई। अब बंद हो गई तो बताओ इसमें भोजन बनना बंद हो गया, भोजन का स्टोर होना बंद हो गया। और तब इसमें का भोजन जैसे ही अब बनना बंद हो गया, अब वो धीरे धीरे विसरण की क्रिया से सहायक कोशिकाओं में चली जाएगी। और जाते ही अब ये जो फूली हुई थी, बताओ भोजन निकल गया तो पचक गई, और पचकते ही देखिए ये दोनों आके सट गई। सटते ही बताओ ये छिद्र गायब, अर्थात स्टोमेटा बंद। स्टोमेटा बंद। इसलिए अब इसका गैस का एक्सचेंज करना, वाष्पोत्सर्जन करना, ये सब बंद हो जाएगा।
इसीलिए रात्रि हो जाती है तो पौधे में ट्रांसपिरेशन की क्रिया बंद हो जाती है। समझ आ गया? तो इसी से ये स्टोमेटा खुलता है और अब कल सुबह फिर से सूर्योदय होगा, फिर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, फिर फोटोसिंथेसिस होगी, भोजन बनने पर फिर फूलने लगेगी और फूलते ही फिर ये जो दोनों सटे थे अब उसमें गैप आ जाएगा, फिर से स्टोमेटा खुल जाएंगे, फिर शाम को सूर्यास्त होगा, फिर भोजन बनना बंद, इसमें का सारा भोजन विसरण ट्रांसफर हो गया, अब ये फिर से सिकुड़ जाएंगी और स्टोमेटा बंद हो जाए। क्लियर हो गया? तो यही है स्टोमेटा जो पौधे में एक्सचेंज करता है। अब यहीं पर थोड़ा सा आप लोग एक कंपटीशन की बात और सुन लीजिए। अब अगर कोई भी स्थलीय पौधा पानी में डूब जाए तो आपने सुना होगा कि वो मर जाता है। तो काहे मर जाता है? क्योंकि जब पानी में डूब गया तो अब स्टोमेटा बंद हो गए, क्योंकि पानी में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, जिससे ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो इसके अंदर का सारा भोजन निकल गया और ये बंद हो गई। अब बंद होने से न ये गैस का एक्सचेंज कर पा रही है न ट्रांसपिरेशन कर पा रही है। तो ये उसी तरह हो गया जैसे कि आपको कोई पानी में डुबो दे तो आप अगर नाक से सांस खींचोगे तो पानी फेफड़े में चला जाएगा, मर जाओगे, और न सांस लोगे तो भी मर जाओगे। दोनों बातें हैं कि नहीं? तो वही हाल इसका है। इसीलिए अगर जलीय पौधा है वो पानी में डूबा है तो उसका अनुकूलता है जल में रहने की, अतः उसका स्टोमेटा ही जल में खुलेगा। स्टोमेटा बंद हो जाएगा जब हम उसे जल के बाहर निकाल देंगे। इसलिए देखना जलीय पौधा को पानी के बाहर निकालो, देखना वो मर जाएगा, और स्थलीय पौधा है उसे पानी में डाल दो तो मर जाएगा। इसका मतलब कि स्टोमेटा का खुलना वो बंद होना यह केवल उसके वो केवल सूर्य के प्रकाश पर ही डिपेंड नहीं है, बल्कि उसके अनुकूलता पर भी डिपेंड है। इसी तरह मरुस्थल में एक पौधा है जिसे हम कैम प्लांट कहते हैं, CAM प्लांट, क्रेसुलेरियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। ध्यान से सुनना क्या मैंने कहा, कैम प्लांट कहते हैं। तुम लोग को कंपटीशन में ये बता रहा हूं तो ये भी सुन लो। कैम प्लांट्स, सी का मतलब क्रेसुलेरियन, क्रेसुलेरियन, ए का मतलब एसिड, एम का मतलब मेटाबॉलिज्म, और प्लांट माने पौधा। अब तुमको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो पौधे मरुस्थल में रहते हैं, मरुस्थल में देखोगे धूप बहुत ज्यादा होती है, तो वह गर्मी से अपने वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए फोटोसिंथेसिस ही बंद कर देते हैं। अब बताओ तो इसका मतलब समझ गए ना कि स्टोमेटा का खुलना और बंद होने का प्रकाश से रिलेटेड नहीं है, उसका अनुकूलता से भी संबंध है। तब वो अपने वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए दोपहरिया में बंद कर देता है फोटोसिंथेसिस करना, और अगर वहां का टेम्परेचर 50 से ऊपर बना हुआ है तो दिन में ही फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देता है, और जब रात होती है तब वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू करता है, और वो भी कहां से, बालू की गर्मी से। तो ऐसे पौधे को बेटा हम कैम प्लांट कहते हैं, यानी क्रेसुलेरियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। अब आ गया समझ में? अतः तुमको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब क्लियर हो गया? यही है बेटा स्टोमेटा। कंफर्म हो गया? अब लिख लो, पौधों की पत्तियों में तथा हर्बेशियस प्लांट के स्टेम्स में तेजी तेजी से लिखो, स्टोमेटा पाए जाते हैं। अगर एक स्टोमेटा का अध्ययन करें
1 स्टोमेटा का तो पाते हैं कि इनकी ये 2 गार्ड सेल से मिलकर बने होते हैं। सामने चित्र में दिखाई दे रहा है, अभी बताया हूं। 2 गार्ड सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनमें प्रत्येक का आकार सेम के बीज की तरह, सेम का भी बिया देखे होगे तो सही रहेगा, या किडनी के आकार की होती है, जिसका भीतरी तल जिसका भीतरी तल अवतल और बाहरी तल उत्तल होता है। बाहरी तल उत्तल होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ सहायक कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है, जिसमें क्लोरोफिल होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके फूड बनाते हैं। फूड बनाते हैं, ठीक है भाई, फूड बनाते हैं, जिससे फूड के जमा होने से गार्ड सेल फूलने लगता है। इसी फूलने को अंग्रेजी में हम बोलते हैं टर्जिड हो रहा है, फूलने लगता है। जिसके कारण भीतर की दीवारें अंदर सिकुड़ जाने से बीच में छिद्र बन जाता है। इसी को स्टोमेटा का खुलना कहते हैं। इसी को स्टोमेटा का खुलना कहते हैं। दैट्स क्लियर। और जब फिर सूर्यास्त हो जाएगा, पैरा चेंज करके दे दीजिए, और जब फिर शाम को सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, हाँ जी, तब जल्दी जल्दी करें। क्या बोला? जब सूर्य
अस्त हो जाता है, तब बताओ फोटोसिंथेसिस होनी बंद हो जाती है। तब फोटोसिंथेसिस होनी बंद हो जाती है। क्यों बंद हो गई? यहाँ देखो, मैं तुमको तर्क भी दे रहा हूं। तुम कक्षा 6 से पढ़ के आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए 4 चीज का होना जरूरी है। देखो, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अगर इन 4 में कोई भी एक चीज नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन वाइवा में पूछता है एग्जामिनर, तो बच्चे लोग जो पढ़े हैं वो बता लेते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं तो भुला जाते हैं। तो एग्जामिनर क्या सोचता है कि 6 की बात ये नहीं बता पा रहा है तो ये तो किसी लायक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये कठिन बात नहीं है। अब देखिए, जब ये स्टोमेटा बार बार कह रहा था ना कि खुलेंगे तब वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, इसका मतलब कि अगर स्टोमेटा नहीं खुलते हैं तो भी तो फोटोसिंथेसिस नहीं ना होगी, क्योंकि चाहिए ना कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कुछ ऐसा ही समझ लो, बाजार खुलेगा तब ना सब्जी मिलेगा, तब ना ईंधन, पानी और लकड़ी, कोयला, गोईठा या चावल, दाल, सब्जी, यानी जो भी तुम्हारी जरूरतें हैं वो तुमको बाजार देता है। अगर बाजार लॉक हो गया तो बोलो ये चीज नहीं मिलेगी तो घर में खाना भी नहीं बनेगा। तो उसी तरह ये 4 चीजें उसको चाहिए, और उन 4 चीजों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसे एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो किसके जरिए मिलता है? स्टोमेटा के जरिए। वो जड़ से नहीं जाता, स्टोमेटा से उसका लेन देन होता है। और रह गई बात पानी की, तो अभी तुमने कल परसों में फ्लोएम के बारे में और जाइलम के बारे में सुना। तो जाइलम अपनी जाइलम बेसल, जाइलम ट्राइकिड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इनके मैकेनिकल सपोर्ट में वो जड़ जमीन से जल और खनिज लवण शोषित कर लेता है और करके कहाँ ले जाता है? पत्ती में, क्योंकि पत्ती में है क्लोरोफिल। और जब सूर्य सुबह सुबह उदय हो गए तो वो सूर्य के प्रकाश में इन चारों चीजों ने सिंथेसाइज करके भोजन बना लिया। अब आप पढ़े हो कि 6 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मालिक्यूल वाटर मिलकर ग्लूकोज के 1 मालिक्यूल का निर्माण करते हैं और इसके बदले में ऑक्सीजन के 6 अणु फ्री करते हैं। आया क्या? तो 6 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड देखो एटमॉस्फेयर से लिया और 6 मालिक्यूल देखो ऑक्सीजन दिया। इसका मतलब पौधा ही नेचर को बैलेंस करता है। इससे आप इससे बहुत बढ़िया से समझ सकते हो कि देखो, पौधा 6 का मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का लेके उसके जगह 6 मालिक्यूल ऑक्सीजन ला दिया। यानी कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड कोई हटा सकता है तो वो सिर्फ प्लांट है। इसीलिए पौधे का हमारे जीवन को सरवाइव होने के लिए बने रहना जरूरी है। तो जो लोग पेड़ काट काट करके घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल से CO2 को कोई नहीं हटा सकता और वो हटा सकता है तो सिर्फ पौधा। तो इसलिए जब ये स्टोमेटा खुलेगा तब वो CO2 ले लेगा। और अब बताओ, तब फोटोसिंथेसिस चालू हो गई। और जब रात को सूर्य अस्त हो गया शाम को, तो बोलो सूर्य का प्रकाश आना, तो जैसे ही बंद हो गया, बोलो 4 में से 1 पक्ष खत्म, अब भी फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि मैंने कहा है फोटोसिंथेसिस होने के लिए चारों चीज चाहिए। और अब बताओ, थोड़ी देर में स्टोमेटा भी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसमें बना हुआ भोजन जब सहायक कोशिकाएं ले लेंगी तो अब ये टर्जिड ना होकर फ्लैशिड करेगा। जब ये फूल रहा है ना बेटा, तो उसे टर्जिड कहते हैं, और जब ये सिकुड़ रहा है तो उसे फ्लैशिड कहते हैं। तो अब ये फ्लैशिड कर गया, तो जब ये फ्लैशिड कर गया तो बेटा ये देखो आके इसमें सट गया, स्टोमेटा बंद।
अब बंद हो गया तो CO2 भी मिलनी बंद हो गई। अब जब CO2 भी मिलनी बंद हो गई तो अब तो कोई चांस ही नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके, इसलिए फोटोसिंथेसिस बंद हो गई। अतः यहाँ जितना भोजन बन रहा था अब उसका निर्माण रुक गया, जिसके वजह से गार्ड सेल जो फैल रही थी अब वो फैलना बंद कर दी। और जब वो फैलना बंद कर दिया तब क्या हो गया? फैलना बंद हो गया बेटा। तब स्थिति यही हुई कि वह फैलना बंद कर देने से अब वो सिकुड़ गई, और सिकुड़ते ही वो जो दोनों तल बाहर खींच गए थे अब वो फिर से चिपक गए और स्टोमेटा बंद हो गया। अब ठीक बात है ना? अब तो इसको मैंने कई बार समझा दी। अब अंतिम लाइन जो लिखे तो उसको बोलो, टोटल पूरा कर लो। बंद हो जाती है। ऐसा होने पर गार्ड सेल में ऐसा होने पर गार्ड सेल में लिख लिया। भोजन ऐसा होने पर गार्ड सेल में अब भोजन न बनने से अब वो फ्लैसिड करने लगती है और भीतरी दोनों तल आकर परस्पर सट जाते हैं। भीतरी दोनों तल आकर परस्पर सट जाते हैं। परस्पर आकर, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। सही है। तो यही है बेटा स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की बातें। अब तीसरा आपने लिखा है। अभी मैं वो भी बता के फिर से समराइज कर देता हूं। देखिए तीसरा आपने लिखा है ट्राइकोसोम्स, यानी ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स का मतलब है रूट हेयर से। ये देखिए आपको पता ही है, यह चित्र से आप जरा देख लेंगे तो और जल्दी से समझ जाए। आप इस चित्र के मॉडल को देख के समझ गए कि ये तो एपिडर्मल सेल है, यानी कि ये एपिडर्मिस है। अब इस एपिडर्मिस में जगह जगह स्टोमेटा है। ये देखिए स्टोमेटा हो गई, यहां भी दिखा दे रहा हूं। ये देखिए और थोड़ा बढ़िया कर देता हूं। ये देखिए स्टोमेटा हो गई, और इसके ऊपर ये देखिए क्यूटिकल हो गया। दिख रहा है? अच्छे से पकड़िए। और ये देखिए रूट हेयर हो गई, जिसे हम ट्राइकोम्स कह रहे हैं। इसका मतलब कि जो आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। अब सुनिएगा ध्यान से, अभी सभी का सार निकाल रहा हूं मां करके। एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम है वो 3 काम कर रहा है। एक आपके पौधे की जड़ या तना है तो उसका एपिडर्मिस बना रहा है। दूसरा बोलिए क्यूटिकल उसके ऊपर फॉर्म कर रहा है। तीसरा उसमें
मेटा फॉर्म कर रहा है, और चौथा रूट हेयर अगर जड़ है तो, और तना है तो स्टेम हेयर बनाएगा। अब हम कैसे जानेंगे कि ये रूट हेयर है कि, अगर रूट हेयर होगा तो यूनिसेलुलर होगा। देख लीजिए, इसमें खाली एक पतली नली दिख रही है ना, और यही देखिए अगर ये स्टेम हेयर होता तो अब हम इसी स्टेम हेयर को एक हिया दिखा दे रहे हैं ताकि आपको विभेद समझ में आ जाए। देखिए स्टेम हेयर होगा तो ये देखिए मल्टी सेलुलर हो गया, यानी इसमें और इसमें अंतर है या नहीं है। देखिए ये यूनिसेलुलर है, खाली एक बाहर की पतली लेयर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बटा हुआ दिख रहा है, अर्थात ये यूनिसेलुलर है, एक सेल की बनी है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यानी मल्टी सेलुलर हो गया। तो अगर आपको ये हेयर मल्टी सेलुलर दिख रहा है बेटा, ठीक है, तो जान जाना कि अब वो स्टेम हेयर है। इसका मतलब कि हम स्टेम हेयर को पकड़ के जान जाएंगे वो स्टेम होगा। और ये अगर यूनिसेलुलर दिख रही है तो इसका मतलब ये स्टेम यूनिसेलुलर दिख रहा है तो इसका मतलब ये रूट हेयर है। तो जो जड़ें होंगी उसमें यूनिसेलुलर रूट हेयर होंगे, और अगर तना होगा तो उसमें मल्टी सेलुलर हेयर होंगे, तब उसे हम स्टेम हेयर कहेंगे। तो ये पहचान है। अभी एक साइड से शुरू हुआ है, अभी तो हम आपको ग्राउंड में बताएंगे, अभी वस्कुलर बंडल में बताएंगे, और सबसे स्ट्रांग पोजीशन वस्कुलर की होती है। बाइबा वहीं से एग्जामिनर सेटिस्फाई होता है, लेकिन वो इंक्वायरी तो सब कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने जितने पौधे में आपको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का अध्ययन करवाया, बताया कि रूट अगर एडवेंशियस है तो मोनोकाट होगा, और अगर रूट उसमें टैप रूट है डाइकाट होगा। लीफ में कहा था कि अगर पैरेलल वेनेशन है तो मोनोकाट होगा, और अगर रेटिकुलेट यूनिकास्टेट या मल्टीकास्टेट वेरिएशन है तो वह डाइकाट। वेरी गुड। ऐसे ही अब यहाँ बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो 4 चीज बना रहा है। एक बना रहा है एपिडर्मिस, क्यूटिकल, स्टोमेटा, रूट हेयर, यानी रूट चाहे स्टेम हेयर, ये 4 चीज का काम इसके जिम्मे है। अब चारों क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, यानी यही ट्राइकोम्स है। तो ये जो रूट हेयर है अगर यूनिसेलुलर है तो वह जड़ में होगी और वह जड़ ही रहेगा, और अगर वह मल्टी सेलुलर है तो वह तना हो जाएगा। आप समझ गए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त हो गया। अब आपने आज एपिडर्मल टिश्यू खत्म कर दिया, अभी आपके पास 2 सिस्टम और है, तो अब अगला सिस्टम अगले लेक्चर में होगा।